नमस्कार। जस्ट लर्न क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम वाक्य टॉपिक के बारे में पढ़ रहे थे, पहले वाले वीडियोस में हमने पढ़ लिया था वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं और उनके भेदों के बारे में। आज भी हम वाक्य के भेदों के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन रचना के आधार पर नहीं पढ़ेंगे, जबकि अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे। रचना के आधार पर हम पढ़ चुके हैं सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ। आशा करेंगे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम बात करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं और उन्हें विस्तृत तरीके से जानने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले लिखा है हमने अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। 8 का हमने इंट्रोडक्शन दे दिया था, इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं उसे। ठीक है, तो 8 भेद कौन कौन से हैं? विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयादि बोधक वाचक। यानी 3 हमने यहाँ लिख रखे हैं, बाकी हम इसके बाद ही बताएंगे। लेकिन पहले हम शुरू करेंगे विधानवाचक, निषेधवाचक और आज्ञावाचक से। ठीक है, चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं। परिभाषा से शुरू करेंगे। जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अब यहाँ लिखा है किसी बात या कार्य के होने या करने का, यानी या तो कोई कार्य हो रहा है या हो चुका होगा, मतलब करने के बारे में बता रहा होगा। हम कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम वाक्य के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कोई कार्य हम कर रहे हैं, है ना, पढ़ाई चल रही है, वाक्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं, कुछ इस प्रकार का होगा। विधान किया जाएगा, उसमें कोई कार्य करने का बोध यानी ज्ञान कराया जाएगा, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। जैसे देखिए हमने यहाँ उदाहरण में लिखा है वर्षा हो रही है। ठीक है, बारिश होती है, हो भी रही है, तो वर्षा हो रही है यानी अभी भी बारिश चल रही है। तो कोई भी जो कार्य है ना वो हो रहा है, होने का वो हमें क्या दे रहा है? ज्ञान दे रहा है। ठीक है, बता रहा है हमें कि अभी बारिश हो रही है, तो वो किसके अंतर्गत गया? विधानवाचक के अंतर्गत गया। ठीक है, एक और हमने यहाँ लिखा है विद्यालय रविवार को बंद रहता है, जो कि सत्य भी है। क्या है? सोमवार से शनिवार तक हम लोग स्कूल आते हैं। ठीक है, तो वो वाले वाक्य भी विधान में जाएंगे। और रविवार को विद्यालय बंद रहता है, जो कि एक कार्य है। ठीक है, वो बता रहा है हमेशा रहता ही है बंद, तो वो विधान के अंतर्गत जाएगा। इसके अलावा एक और वाक्य हो सकता है, जैसे भारत एक सुंदर देश है। ठीक है, भारत एक सुंदर देश है, ये भी विधानवाचक के अंतर्गत जाएगा। यानी जो भी कार्य या बात जो हमें करने या होने का बोध यानी ज्ञान कराएं, वो सारे के सारे वाक्य किस में चले जाएंगे? विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, चलिए पहले आप ये वाला सेक्शन लिख लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं निषेधवाचक वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम निषेधवाचक वाक्य किसे कहते हैं। परिभाषा लिखी हमने, जिन वाक्यों में किसी कार्य के न होने का भाव प्रकट हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। अगर परिभाषा में कोई परेशानी लगे याद करने में या समझ में नहीं आए, तो आप इन शॉर्ट याद रख सकते हो। जो भी वाक्य आए जिसमें नहीं की बात की जाए कि हम कोई काम करेंगे ही नहीं, नहीं का सेंस दे रहा हो जो वाक्य, वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं? निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे देखिए हमने उदाहरण में लिखा है आपका बोलना उचित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 2 लोग बात कर रहे हो, बड़े हो, और बीच में कोई बोल रहा हो, तो हम उन्हें ये वाक्य कह के बोलते हैं क्या? आपका बोलना उचित नहीं है। तो हम यहाँ पे किसका दे रहे हैं? नहीं, किसी की बात को नहीं बोल रहे, हम करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो जो भी नहीं के बारे में बात होगी वो निषेधवाचक के अंतर्गत जाएगी। मैं कार्यक्रम में नहीं जा रही हूँ। ठीक है, कोई फंक्शन है, कार्यक्रम होता है, ठीक है, वहाँ पे एक लड़की बोल रही है मैं कार्यक्रम में नहीं जा रही हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने क्या दे दिया? नहीं के बारे में बोल दिया। ठीक है, और भी अच्छा एक उदाहरण दें तो हम बोल सकते हैं मैं, मतलब अपनी मम्मी को बोल दो या माँ को बोलो कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं खाना नहीं खाऊंगी। ठीक है, तो नहीं का सेंस दे दिया, तो क्या वो विधानवाचक होगा? बिल्कुल नहीं। वो क्या होगा? नहीं के बारे में बोल रहा है और भाव प्रकट हो रहा है कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, तो वो निषेधवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो विधानवाचक हो गया, उसके बाद निषेधवाचक।
इजी है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, परिभाषा से ही ज्ञात हो जाता है वाक्य में क्या बोला जा रहा है। ठीक है, तो आप बस परिभाषा अच्छे से याद रखिएगा और जैसे ही वाक्य देखोगे आपको अपने आप ही पता चलता जाएगा कि क्या है। सीधा सिंपल वाक्य हो और कार्य का बोध हो तब विधान हो रहा है, और नहीं के बारे में बात हो रही है और वो भाव प्रकट कर रहा हो किसी कार्य को नहीं करने के बारे में, तो वो निषेधवाचक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए फिर निषेधवाचक वाला ये पार्ट लिख लीजिए आप। उसके बाद बात करते हैं आज्ञावाचक वाक्य किसे कहते हैं। जिन वाक्यों में किसी बात या काम के लिए आज्ञा, आदेश, प्रार्थना का भाव होता है, जिस वाक्य में उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। यानी वाक्य वो होंगे जिसमें या तो आप किसी को सलाह दे रहे हो, किसी को आदेश या ऑर्डर दे रहे हो, या किसी से प्रार्थना यानी रिक्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो तीनों भाव होंगे जिस वाक्य में, वो सारे वाक्य किस में चले जाएंगे, आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत जाएंगे। जैसे ये देखिए हमने यहाँ पे उदाहरण में लिखा है सदा सत्य बोलो, यानी हम किसी को क्या सलाह दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हमेशा क्या बोलो, सत्य बोलो, सच बोलो। ठीक है, बोलना भी चाहिए, सही रहता है। ठीक है, और दूसरा हमने लिखा है तुम्हें निरंतर कार्य करना चाहिए। यहाँ पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बोल रहा है कि तुम्हें निरंतर कार्य करना चाहिए, निरंतर प्रयास करने से हमेशा अच्छा रहता है। ठीक है, तो निरंतर प्रयास करोगे तो जो भी काम आप कर रहे हो वो हमेशा सफल होगा। अब जैसे ये आपको नहीं आ रहा हो, आप इसे बार बार देखिए, निरंतर प्रयास कीजिए, तो आपको अर्थ के आधार पर जितने भी वाक्य हो आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, बार बार लगातार देखना और प्रयास करने से आ जाएगा। तो तुम्हें निरंतर कार्य करना चाहिए। तो आज्ञा, आदेश और प्रार्थना। अच्छा, प्रार्थना का एक वाक्य बनाए तो कृपया ये पुस्तक मुझे दे दीजिए। हमने कहा कि कृपया ये पुस्तक हमें दे दीजिए। ठीक है, तो ये हमने उनसे क्या की है, प्रार्थना की है। ठीक है, तो ये होता है आज्ञा, आदेश और प्रार्थना का भाव जिनमें हो वो आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, एक लाइन में फिर से इन तीनों के बारे में बता देते हैं, इसके बाद हम दूसरे वाक्य जो 8 हैं, वे 3 हुए, 3 और बताते हैं। ठीक है, इसके बाद विधानवाचक, जिन वाक्यों में किसी कार्य के करने या होने का बोध हो वो विधान, और जिन वाक्यों में किसी कार्य के नहीं होने के बारे में बताए वो निषेधवाचक, और जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश और प्रार्थना का भाव हो वो आज्ञावाचक के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और संदेह सूचक वाक्य के बारे में। इससे पहले हमने विधान के बारे में पढ़ लिया था हमने, और 8 है टोटल वैसे तो 3 हम पढ़ चुके हैं, 3 हम फिर से बात कर लेते हैं। उसके बाद कितने बचेंगे, 2 और बचेंगे। ठीक है, वो भी पढ़ लेंगे। अच्छे हैं, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए प्रश्नवाचक से शुरू करते हैं हम परिभाषा से। ठीक है, जिन वाक्यों में प्रश्न का बोध हो। देखिए हमने इसे बहुत ही छोटे रूप में लिखा है ताकि सिर्फ पढ़ने से ही आपको पता चल जाए कि वाक्य में क्या पूछा जाएगा और आप उसका उत्तर जल्दी से दे पाओ। ठीक है, ज़्यादा बड़े और विस्तृत मतलब बड़ी बड़ी परिभाषाएं अगर कोई पढ़ना चाहे, हम ये नहीं कह रहे बच्चे पढ़ नहीं पाते, पर आसानी रहती है छोटे में होते हो समझ में आ जाए। ठीक है, बड़ी है आपकी किताबों में भी है तो आप लोग पढ़ सकते हो, याद करने का है तो ठीक है। बस क्या है, आता आपकी परीक्षाओं में यही है, बस ये वाक्य आते हैं, आपको बस उनके सामने इनका उत्तर लिखना है। तो परिभाषा क्या समझ में आ जाती है तो फिर उसे रटने की आवश्यकता नहीं है, है ना, तो वो ऐसे ही पता चल जाती है। ठीक है, इसीलिए हमने नहीं किया है। ठीक है, प्रश्न में जिन वाक्यों में प्रश्न का बोध हो, ये तो बहुत आसान है, पता चल ही जाता है। क्यों, क्योंकि क्या है, विद्यार्थी का फिक्स होता है, प्रश्न से संबंधित है तो पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह तो देंगे ना मैम, तो बस उसके लिए परिभाषा याद करने की क्या आवश्यकता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, बस वही हो जाएगा प्रश्न का। ठीक है, 2 वाक्य जो होते हैं ना वो सबसे आसान होते हैं, बच्चे जल्दी पकड़ते हैं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर तो देना चाहिए। ठीक है, तो बस प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, फटाफट से प्रश्नवाचक वाक्य लिख देते हैं। एक और होता है और वो होता है विस्मयादि बोधक। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें भी एक चिन्ह होता है ये वाला, बस आश्चर्य, घृणा जो भी हो, ये लगा हुआ है विस्मयादि बोधक है, फटाफट से लिख दो। और ये इंग्लिश में भी काम आ जाता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी है, देन एक्सक्लेमेशन वाला है तो वो हो गया सेंटेंस, एंड क्वेश्चन मार्क लगा है तो इंटेरोगेटिव लगाओ और ख़त्म करो। इसलिए प्रश्नवाचक इजी है। ठीक है, पता चल जाता है। देखिए हमने लिखा है जिसमें प्रश्न पूछा गया हो। ठीक है, प्रश्न है तुम क्या लिख रही हो। ठीक है, तो जैसे क्या किस में आता है, हमेशा प्रश्न के लिए पूछा जाता है, तो तुम क्या लिख रही हो, प्रश्न किया उन्होंने, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। ठीक है, क्या और पीछे लगा हुआ है प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, मेरी घड़ी कहाँ है, ये सबके घर में होता है। ठीक है,
ऑफिस जाने से पहले या स्कूल जाओ तो अगर आप घड़ी का इस्तेमाल करते हो तो वैसे तो मोबाइल ही है उससे हो जाता है, लेकिन फिर भी घड़ी का इस्तेमाल करते तो सबसे पहले मम्मी से यही पूछते मेरी घड़ी कहाँ है, मेरी घड़ी कहाँ है, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ लिखा है, ठीक है, मेरी घड़ी कहाँ है। तो यही रहा, कहाँ आता है प्रश्न पूछने के लिए और पीछे लगा हुआ है प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। मेरी घड़ी कहाँ है, तो ये प्रश्न का बोध करवा रहा है वाक्य। जब प्रश्न का बोध करवाता है तो वो प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत चला जाएगा, ठीक है। और भी प्रश्न बन सकते हैं, तुम कब आए, ठीक है, तो तुम कब आए, कब के साथ प्रश्न कर रहे हैं तो प्रश्नवाचक के अंतर्गत आ गया। बाहर कौन खड़ा है, कौन है, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। बहुत सारे वाक्य ऐसे हैं, ठीक है, जिसमें बहुत ईजी है, जल्दी पकड़ लेते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह में, ठीक है। बताने की भी आवश्यकता नहीं है, जल्दी जल्दी हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं इच्छावाचक के बारे में। जिन वाक्यों में कार्य के संबंध में इच्छा, आशीर्वाद या शुभकामना की सूचना मिलती है वो सारे वाक्य जो होते हैं वो इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। शुभकामनाओं के साथ आप मनोकामना इस्तेमाल करो शब्द तो भी गलत नहीं होगा। इच्छा होती है उसमें और आशीर्वाद दिया जाता है। जैसे हम बुज़ुर्गों के आशीर्वाद या हमसे जो भी बड़ा होता है हम उनसे आशीर्वाद लेते तो हमेशा यही बोलते हैं, हमेशा खुश रहो, ठीक है, प्रसन्न रहो, कुछ इस प्रकार के वो हमें आशीर्वाद देते। तो आशीर्वाद से संबंधित जो भी वाक्य हो ना वो आप समझ लो इच्छावाचक के अंतर्गत आ जाते हैं। इच्छा मतलब आपको मन है कि मुझे ये काम करना है, वो वाले भी अब इच्छावाचक के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। जैसे देखो, ईश्वर सबका भला करे, ये हमने इच्छा जताई है किसी को कि जो भी हो ईश्वर सबका भला करे, ठीक है, सब परीक्षा में पास हो जाए, कोई फेल ही नहीं हो। तो ईश्वर सबका भला करे, ठीक है, सब बच्चे सभी मतलब जितने भी विद्यार्थी सब परीक्षा में पास हो, कोई फेल नहीं हो, हम तो करते भी नहीं है। तो ईश्वर सबका भला करे तो इच्छावाचक के अंतर्गत आ जाएगा। आपकी यात्रा मंगलमय हो, ठीक है, आपके घर से कोई बाहर जा रहा हो, यात्रा पर जा रहा हो तो आप उन्हें जब वहाँ स्टेशन पे छोड़ने जाएं तो आप हमेशा लास्ट में उनको यही कहते हैं, बाय कहना भी नहीं चाहिए, कभी नहीं कहना चाहिए बाय, ठीक है। आप ये बोलो आपकी यात्रा मंगलमय हो और फिर मिलेंगे, ठीक है। हम भी बोलते हैं फिर मिलेंगे, बाय का इस्तेमाल नहीं करता, बाय नहीं बोलना। तो आपकी यात्रा मंगलमय हो तो आप यात्रा पे जाने वाले को ये इच्छा जता के बोल सकते हो, या इच्छा तो क्या शुभकामनाएं दे दो आप उनको, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो कुछ इस प्रकार से आते हैं। जैसे आशीर्वाद देते हैं तो वो बोलते हैं सौभाग्यवती रहो, तो आप उनको आशीर्वाद दे रहे हो। तो इस प्रकार के जो भी वाक्य आएंगे वो इच्छावाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। क्लियर है। इसमें प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्नवाचक, इच्छा आशीर्वाद या सूचना दे, शुभकामनाएं दे तो इच्छावाचक के अंतर्गत। अगला था संदेह सूचक, जिसमें संदेह का भाव निहित हो, वो सभी वाक्य जिन वाक्यों में संदेह और संभावना का बोध हो, संदेह भी होता है, संभावना, हो सकता है, हुआ नहीं है या हो चुका नहीं है, हो सकता है, आपको भी एग्जैक्ट पता नहीं होगा या नहीं, ठीक है। तो वो वाले जो भी वाक्य होंगे वो सारे संदेह सूचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे ये देखिए, आज वर्षा हो सकती है, ठीक है। अभी ऐसा नहीं कि हमने यूँ बादलों को देखा और बोल दिया बादल आए हैं, बहुत आए, बारिश होगी, नहीं, हम वेदर रिपोर्ट वगैरह देख के अनुमान लगा लेते हैं कि आज वर्षा हो सकती है, तो हमने संदेह ज्ञात किया, मतलब संभावना है कि आ सकती है, कंफर्म्ड नहीं है कि आएगी ही आएगी, ठीक है। तो संभावना बता देती है कि आज वर्षा यानी बारिश हो सकती है, ठीक है। तो संदेह देता है तो किस में चला गया, संदेह सूचक वाक्य में अंतर्गत चला गया, ठीक है। शायद आज माधव खेलने आएगा, शायद, ठीक है। एक लड़का है माधव और अपना कोई दो मित्र है, वो आपस में बात करते हुए बोल रहे हैं शायद आज माधव खेलने आएगा, कंफर्म नहीं आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, उसकी मर्जी, एग्ज़ाम होंगी इसलिए नहीं आएगा या मूड नहीं होगा, ठीक है। तो वो शायद लगा के, तो या तो आपको संभावना वाक्य पढ़ने से पता चल जाएगी या बहुत जगह ये शब्द का इस्तेमाल किया जाता है शायद। जब शायद का इस्तेमाल हो तब आप याद रखिएगा संदेह के बारे में बात हो रही कि वो आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। चलिए फिर एक एक लाइन में फटाफट से इसको पढ़ लेते हैं, जैसे इससे पहले विधानवाली के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। प्रश्नवाचक में याद करना आपको, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए और आखिर में प्रश्नवाचक चिन्ह, वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। इच्छावाचक में इच्छा, आशीर्वाद और शुभकामनाएं या मनोकामनाओं की सूचना दी जाती है। जैसे आशीर्वाद वाले सभी वाक्य होंगे वो इच्छावाचक के अंतर्गत आते हैं। वहीं संदेह में संदेह या संभावना का बोध होता हो वाक्य के अंतर्गत वो संदेह सूचक के अंतर्गत आते हैं। जैसे शायद आज माधव खेलने आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये आ जाए, शायद हटा दो, आज माधव खेलने नहीं आएगा, तो कौन सा वाक्य होगा, निषेधवाचक वाक्य होगा, ठीक है। चलिए फिर निषेधवाचक वाक्य,
अब दो ही बचे हैं, संकेतवाचक और विस्मयादि। ये वाला लिख लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं संकेतवाचक वाक्य और विस्मयादि बोधक वाक्य के बारे में। परिभाषा से शुरू करेंगे। जिन वाक्यों में संकेत अथवा शर्त का बोध होता है वे संकेतवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगर ये परिभाषा याद न रहे तो आप आसान भाषा में अगर हम कहें कि ऐसे जो वाक्य यानी कार्य जो किसी कार्य के करने या होने का दूसरे कार्य के होने या करने पर निर्भर करते हो, वो सभी वाक्य जो होते हैं वो संकेतवाचक के अंतर्गत आते हैं। कैसे, देखिए हम बताते हैं आपको। एक कार्य जो होगा वो दूसरे कार्य के होने या ना होने पर निर्भर करेगा। अगर सही से करेंगे तो वो पूरा होगा और अगर गलत शुरू करोगे तो गलत ही ख़त्म होगा। यानी मेहनत करोगे तो सफलता प्राप्त होगी। परीक्षा है, अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे तो सफलता कैसे मिलेगी? कि बैठ जाते हैं जय माता दी लिख के आ जाते हैं तो पास हो जाएंगे, नहीं, उसमें क्या होगा, मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। एक कार्य करोगे तभी दूसरा सफल होगा, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? संकेतवाचक के अंतर्गत आएगा। मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। समय पर भोजन करोगे तो स्वस्थ रहोगे। समय पे भोजन करोगे यानी एक कार्य अगर सही से करोगे तभी दूसरा अच्छे से होगा। अगर आप समय पे भोजन नहीं करोगे तो स्वस्थ होने की बजाय क्या हो जाओगे? अस्वस्थ हो जाओगे। ठीक है, तो स्वस्थ रहना है तो भोजन समय पे करना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात होती है विस्मयादि बोधक किसे कहते हैं, मतलब वाक्य जो भी होंगे जिन वाक्यों में विस्मय, घृणा, आश्चर्य, शोक, क्रोध आदि का भाव प्रकट होता है वो विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आता है। यहाँ हमने अगर नहीं समझ में आए इसीलिए हिंदी में भी वापस लिख दिया, शोक और क्रोध और कुछ इस प्रकार। ठीक है, तो गुस्से में या अचानक से कोई काम हो जाता है, ठीक है, तो वो सारे, घृणा, किसी से मतलब मन नहीं हो बात करने का, घृणा का भाव आए, वो सारे विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं। जैसे कुछ हमने यहाँ लिखे हैं, अरे तुम आ गए। ठीक है, अचानक, अब उम्मीद नहीं होती किसी के आने की और अचानक से कोई पर्सन आ जाता है तो हम उससे क्या बोलते हैं? अरे तुम आ गए। तो हम आश्चर्य के साथ बोल रहे हैं, आश्चर्य का भाव है तो विस्मयादि बोधक के अंदर जाएगा। अच्छा, ओहो कितनी गर्मी है, सही में बहुत गर्मी है। ठीक है, तो ओहो कितनी गर्मी है, तो गर्मी है और गर्मी लग भी रही तो हम ऐसे मतलब थक के बोल रहे हैं, अरे गर्मी कितनी ज़्यादा हो गई है ना, तो उस हिसाब से वो। और बाकी सबसे आसान है विस्मयादि बोधक का, कोई परेशानी की बात ही नहीं। विस्मयादि बोधक है तो आपको चिन्ह लगा हुआ मिल जाएगा तो वो विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो जो संकेत और शर्त का बोध कराए वो संकेतवाचक, और विस्मय, घृणा और आश्चर्य, शोक, क्रोध, गुस्से में जो भी बोले और उस हिसाब से जो भी आए, अरे जल्दी जल्दी गिर गया, ठीक है, तो भाव प्रकट हो गया, गिर गया तो लग गई, उसको चोट लग गई, आश्चर्य के साथ बोल रहे हम तो विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए फिर आज हमने बात कर ली है वाक्य में अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं, 8 के बारे में हमने पढ़ लिया है। रचना के आधार पर हम 3 प्रकार पढ़े थे, वो भी हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं। ठीक है, ठीक है, फिर आज हमने ये बात कर ली है, अब हम फिर से मिलेंगे, ठीक है, किसी नए टॉपिक के साथ अच्छे से उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए क्या करें, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा।